नेपोलियन सिविल कोड 1804 जो कि लास्ट ईयर का हॉट टॉपिक था, जिसमें हमने बताया था कि नेपोलियन क्या आता है, कैसे करता है, क्या उसके एडवांटेज होते हैं और क्या उसके डिसएडवांटेज होते हैं। बहुत दिक्कत होती है क्योंकि टर्म्स बहुत सारी होती हैं, फ्यूडल्स क्या होते हैं, गिल्ड क्या होते हैं, मैनोरियल ड्यू क्या होते हैं, जिन चीजों को खत्म कर लिया गया था। तो इन चीजों को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें चाहिए कि हम डिटेल में टॉपिक को कवर करें, जो कि आज हम करने वाले हैं। हम शुरुआत कर चुके हैं आपके राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की, जिसमें हमने नेशनल असेंबली के सारे रिफॉर्म पढ़ लिए हैं और आखिर नेशनलिज्म होता क्या है। ये सारी बातें जो दोनों के दोनों टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में कवर की है। आज पढ़ेंगे हम मोटे तौर पे नेपोलियन के बारे में, और उसके अलावा कैसे कैसे हम देखेंगे धीरे धीरे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म वास्तव में उठना शुरू हो जाएगा। कौन से वो सेक्शन होंगे जो नेशनलिज्म को राइज कराएंगे, क्या वो एरिस्टोक्रेसी होंगे, क्या वो पीजेंट्री होगी, या फिर कोई नया सेक्शन यहाँ पे राइज करने वाला है। ये सब बातें आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और जितनी बातें हमने पहले करी है उसको थोड़ा सा तुम्हें समरी में बताता हूं। हाल तो पिछली वीडियो में हमने पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में सब कुछ कवर करा है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को अभी के लिए रोक दो, उसको अच्छे से कवर कर लो, फिर इस पे आ जाना। वरना समरी में बता देता हूं, उसको ढंग से समझ के हम यहीं से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो क्या करते हैं अपन। तो हमने देखा था किस तरीके से वास्तव में नेशनलिज्म होता क्या है। तो नेशनलिज्म का मोटे तौर पर हमने मतलब देखा था कि जो अलग अलग तरह के कल्चर्स होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, जब वो ये डिसाइड कर ले, कल्चर वर्ड तुम्हारा कीवर्ड है, जब वो ये डिसाइड कर ले कि सेम कल्चर वाले लोग एक देश में रहेंगे, सेम कल्चर वाले लोग एक देश को फॉर्म करेंगे, तो उस फीलिंग को हम नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, ऐसी जो उनके अंदर डिजायर आ जाए। वास्तव में पहले एम्परर्स होते थे, किंगडम्स होते थे, नेशन नहीं होते थे, और किंगडम्स में अलग अलग कल्चर वाले लोग रहते थे। उनके ऊपर बस एक कॉमन मोनार्क होगा, वरना नीचे सब अलग लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, अलग एथनिसिटी होती है। जब लोगों ने सोचा भाई सेम सेम जो कल्चर वाले लोग इकट्ठे रहेंगे तो उसे नेशनलिज्म कहते हैं। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने देखा कि भाई साहब फिर इस फीलिंग के साथ 1789 के साथ कुछ रिवोल्यूशन होती है, और वो रिवोल्यूशन के साथ हम जो रिफॉर्म करते हैं उनका मेन मोटिव यही था, क्या? कलेक्टिव हेरिटेज को पैदा करना, कि किस तरह से हम कलेक्टिव हेरिटेज बनाएं। और कलेक्टिव हेरिटेज का मतलब होता है सेम कल्चर, यूनिकनेस खत्म कर दे और यूनिफॉर्मिटी पैदा कर दे। ये भी हमने कवर कर लिया था। इसके बाद आज शुरू करने वाले नेपोलियन रूल। ठीक, अच्छे से समझते कि नेपोलियन था क्या, कैसे पावर में आया, क्यों आया, फिर मेन मुद्दे पाएंगे। चलो तो बात करते हैं। देखो जी, तो हम क्या बात करने वाले हैं, जो नेपोलियन था, हमने ये बात की थी कि नेपोलियन से पहले फ्रांस में कौन रूल कर रहा था? नेशनल असेंबली। 1789 के रिवॉल्यूशन के हिसाब से ईयर हमेशा फोकस में आपके रहने चाहिए। ठीक है जी, ईयर का एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो अपने को पता है 2 ईयर अब तक आए हैं 1789, जिसमें कौन आया है? नेशनल असेंबली। और दूसरे ईयर अब हमारे सामने आ गया है 1804, जिसमें आएगी नेपोलिक सिविल और कोड। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो नेपोलियन आखिरकार कहां से पावर में आ जाता है? तो जो नेशनल असेंबली थी, जिसने बहुत सारे रिफॉर्म किए थे, कौन से वाले रिफॉर्म? ये वाले रिफॉर्म, कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ फादरलैंड आ जाएगा, इक्वलिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएंगे, न्यू फ्रेंच कलर, न्यू फ्रेंच फ्लैग आ जाएगा, नेशनल असेंबली आ जाएगा। तो ये जो सारे के सारे रिफॉर्म थे, ये सारे रिफॉर्म नेशनल असेंबली ये बोलती है कि हमें फ्रांस तक लिमिटेड नहीं रखने। ठीक, हमने एक स्टेटमेंट भी पढ़ रखा है किताब में, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब क्या इसका? जब पूरे के पूरे फ्रांस में कुछ होगा तो उससे सारा यूरोप इंस्पायर होता है। वो सोचता है कि यार फ्रांस ने अगर ऐसा कर लिया, हम उससे इंस्पिरेशन लेते हैं, तो हम भी अपने देश में उन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ नेशनल असेंबली ने खुद से बोला कि भाई इतने सारे जो रिफॉर्म है ना, उसको हम अपने देश तक नहीं रखने वाले हैं, बल्कि आगे भी भेजेंगे। कैसे? इन्होंने बोला अपने देश से तो हमने मोनार्की को लिमिट कर दिया, एक तरफ कर दिया, अब हमारी ये ड्यूटी है, हमारी ये डेस्टिनी है कि ये रिफॉर्म यूरोप के बाकी देशों तक भी पहुंचाया जाए। इनडायरेक्टली वो कहना चाहते थे कि बाकी देशों में भी जाएंगे, अपनी आर्मीज को भेजेंगे, वहां की मोनार्की को खत्म करेंगे, वहां की एम्पररशिप को खत्म करेंगे, किंगडम्स वहां के खत्म होंगे, और वहां पे भी ऐसा ही सिस्टम अपने रिफॉर्म वाला हम लेके आएंगे। ऐसा उनका आइडिया था। तो मुझे बताओ, जब फ्रेंच आर्मीज लगातार अलग अलग देशों में जा रही थी, कैंपेन कर रही थी, वॉर कर रही थी, तो उस वॉर की वजह से एक जो आपका मिलिट्री लीडर है, या फिर बोल दो आपके सेनापति बोल सकते हो हिंदी में आप, वो बहुत ज्यादा फेमस होता जाता है और बहुत ज्यादा पावर वो अटेन कर लेता है, जिसका नाम था नेपोलियन। ठीक है, कहां दिख रहा है? नेपोलियन। अब नेपोलियन क्या करता है? वो सोचता है जब मैं इतना फेमस हूं यार, मैं इतनी जगह पे वॉर जाके जीत रहा हूं, लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, देश में मेरी इतनी इज्जत है। सोचो एक आदमी बहुत जगह पाकिस्तान को जाके हरा के, बांग्लादेश को हरा के जाए, तो वो नेशनल हीरो बनता है, लोगों के मन में उसके प्रति इज्जत आती है। ऐसे में वो क्या करता है? इस सारी पावर को फ्रांस की कैप्चर कर लेता है।
मतलब अब फ्रांस में जो नेशनल असेंबली का रूल चल रहा था, जिसने मोनार्क को खत्म किया था, उसको थोड़ा सा साइडलाइन कर देता है और सारी पावर खुद ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर लेता है वो। 1798, 99 इसके आसपास, 1800 के आसपास नेपोलियन इनडायरेक्टली, वो खुद को मोनार्क डिक्लेयर नहीं करता, खुद को एम्परर डिक्लेयर नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली सारे के सारे पावर को अपने हाथ में कर लेता है और नेशनल असेंबली से कहता है बेटा तुम साइड हो जाओ जरा, सारा काम मैं संभालूंगा। ठीक होगी बात। तो जैसे जब नेशनल असेंबली पावर में आई थी तो उसने अपने कुछ रिफॉर्म दिए थे कि देश में ये सिस्टम होने वाला है। ऐसे ही अब जब नेपोलियन देश में आता है तो वे अपना सिस्टम लेके आता है। मतलब या तो तुम सिस्टम बोल दो, सिस्टम बड़ा चल रहा है इंस्टाग्राम पे है ना, सिस्टम वाली बात। तो लेकिन ये क्या करता है, ये लेकर आता वो सिस्टम नहीं, दूसरा सिस्टम। कौन सा सिस्टम? जिसमें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को ये जमीन पे लेके आएगा। मतलब इसने कहा भाई मैं जो रूल करूंगा उसे बोलेंगे नेपोलियन रूल, और मैं जिस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात कर रहा हूं उसको बोलेंगे नेपोलियन सिविल कोड। सिविल कोड का मतलब क्या होता है? सिविल कोड का मतलब ये होता है कि भाई साहब जो भी हमारे देश में चीजें होने वाली हैं, जैसे भी मैं नया लॉ बनाने वाला हूं, जैसे भी मैं रिफॉर्म करने वाला हूं, वो कौन कौन से रिफॉर्म है। एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मान लो, एक तरीके से सिस्टम ऑफ कोड मान लो। ठीक है, चलो जी देखो अब इतनी सारी चीजें, अब इतनी सारी चीजें याद तो रहनी सही, तो क्या तरकीब हम लगा दे। देखो जब भी कोई बहुत सारी चीजें हमको याद करनी है, कोई डेफिनेशन हमको याद करनी है, तो उसका सबसे आसान तरीका होता है उसको ना पार्ट्स में बांट लो। जितने ज्यादा पार्ट्स में बांट लोगे उतने आसानी से वो चीज याद हो जाएगी। देखो जरा यहाँ पे कौन सी पार्ट्स में हम बांट सकते हैं इसको। अगर तुम गौर करोगे इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेपोलियन ने शुरू की है और कुछ चीजें ऐसी जो नेपोलियन ने खत्म करी है। बस इसी बात को पकड़ लेते हैं। जैसे देखो जरा, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, क्रॉस लगा देते हैं, खत्म करा है। सफरडम एंड मैनुअल ड्यू भी उसने और गिल्ड रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी है, तीन चीजें खत्म करी है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव यानी कि शुरू करा है। कॉमन नेशनल करेंसी एंड स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर शुरू करा है। और आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ शुरू करा है। ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ खत्म करा है। तो अगर तुम गौर से देखो, तीन चीजें खत्म करी है और तीन चीजें शुरू करी है। कितना आसान बात हो गया, कितनी आसान बात हो गई है। ठीक है ना। क्या क्या भाई? प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ खत्म हो गए, सर्फडम खत्म हो गए, मैनोरियल ड्यूज खत्म हो गए, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गए, खत्म हो गई जी बात। शुरू क्या हुआ? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर होंगे, शुरू हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के सिस्टम इंप्रूव हो गए, शुरू हो गया है। और कॉमन नेशनल करेंसी के साथ स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर हो गए, ये शुरू हो गया। सिस्टम बढ़िया है। 3 पॉइंट इसके, 3 पॉइंट इसके, 6 पॉइंट आपको नेपोलियन सिविल कोड के याद हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर समझने की बात करें, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ आपकी खत्म होगी। मतलब हमने देखा था कि फ्रांस के अंदर अलग अलग एस्टेट होते थे। फर्स्ट स्टेट होता था, सेकंड होता था, थर्ड होता था। तो तुमको पता है ना, फर्स्ट स्टेट के पास, सेकंड स्टेट के पास, नोबल्स के पास, जो चर्च में क्लर्जीज होते थे चर्च के पास, उनके पास कुछ एडवांटेज होती थी बर्थ बेस की, क्योंकि तुम इस खानदान में पैदा हो गए हो तो आपको ये सर्टेन राइट मिलने वाले। नेपोलियन ने कहा भाई ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ सारी की सारी हमने क्या कर दी, खत्म, सब बराबर है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ वही सेम बात, सब बराबर है। अभी सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी ये भी शुरू करा है कि प्रॉपर्टी को तुम ओन भी कर सकते हो, है ना, तुमसे प्रॉपर्टी छीनी नहीं जाएगी। अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, जल्दी जल्दी करके खत्म कर रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सिर्फ इसको लिखना होता है इसलिए जल्दी करके खत्म कर रहा हूं। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? फ्यूडल बोले तो एक वर्ड में याद कर लो, वहां को यहाँ का लगभग सिमिलर है, लगभग, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। फ्यूडल मतलब याद कर लो जमींदारी। जैसे इंडिया में जमींदार होते हैं भाई, 100 200 आपका 500 हेक्टेयर जमीन एक किसान के पास होगी, वो लोगों से उस पर खेती करवाएगा, उनसे टैक्स लेगा और ऊपर पहुंचा देता है, इसे कहते हैं जमींदारी सिस्टम। सेम सिस्टम यूरोप में ऑपरेट करता था जिसे कहते थे फ्यूडल सिस्टम। तो एक आदमी के पास इतनी सारी जमीन ना, ठीक बात नहीं है, इसने फ्यूडल सिस्टम को भी खत्म कर दिया। सर्फडम मतलब फोर्स्ड लेबर जो होती थी, एक तरीके से गुलामी का सिस्टम, खत्म करता है। मेनोरियल ड्यू, जो आपके पैसे बाकी होते थे, मेनोर्स मतलब फ्यूडल से समझ लो, मेनोर मतलब वो लोग जिनके पास बहुत सारी जमीन है और वो अपनी जमीन पे दूसरों से खेती करवाते हैं, तो उस खेती करवाने के बदले उनसे पैसे लिए जाते हैं, वो जितने भी ड्यूज थे वो सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, गिल्ड वर्ड याद करेंगे। गिल्ड कौन होता है? गिल्ड वो होते हैं जो बिजनेस वाली यूनिट्स होती हैं। जैसे आपने देखा होगा बाजार में सुनारों की एक एसोसिएशन होती है, ठीक है ना। बाजार में जितने भी कपड़े के काम करते हैं उनकी एक एसोसिएशन होती है। बाजार में जितने भी आपके मान के चलो हलवाई होते हैं उनकी एक एसोसिएशन होती है। तो यहाँ पे यूरोप में सिस्टम ये होता था, मान के चलो हलवाइयों की एसोसिएशन बन रखी है। अगर हलवाई अगला कोई वहां पे दुकान खोलना चाहता है तो उसको उस एसोसिएशन से परमिशन लेनी पड़ेगी, किस कीमत पे बेचनी है, कहाँ पे खुलेगी, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, सप्लाई कितनी देनी है, वो सब गिल्ड तय करता था। ऐसे माहौल में नए हलवाई नहीं आ पाएंगे, नया बिजनेस नहीं चल पाएगा, तो माहौल आपका खराब रहता था। तो जितने भी गिल्ड्स के रिस्ट्रिक्शन थे कि भाई ये करना ये नहीं करना, इतनी सप्लाई इतनी कीमत, ये सारी की सारी बात, ये रिस्ट्रिक्शन भी इसने रिमूव कर दी है। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के सिस्टम इंप्रूव हो गई, कोई समझने वाली बात नहीं है।
कॉमन नेशनल करेंसी, पूरे देश में एक करेंसी की कोई समझने वाली बात नहीं है। एंड वेट एंड मेजर तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, स्टैंडर्ड होनी चाहिए, एक जैसे होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई कहीं पौंड में तोल रहे हैं, कहीं आपके डॉलर में तोल रहे हैं, ये तो फिर करेंसी हो गई, कहीं आपके केजी में तोल रहे हैं, कहीं आपके पाउंड में तोल रहे हैं, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। एक मेजर रहेगा, फिट है तो फिट है, मीटर है तो मीटर है, और फिट भी अगर इतनी है तो इतनी होगा, ऐसे नहीं कहीं पे फिट इतना नाप लिया, कहीं पे फिट इतना नाप लिया, स्टैंडर्ड। ठीक है, ये सिस्टम पूरे के पूरे देश में होना चाहिए। फिर से बता दूं, यहां वैसे मैंने हेडिंग बना रखी है बेनिफिट की और डिसएडवांटेज की, पर अगर आपसे पूछा जाए कि नेपोलिक सिविल कोड क्या होता है, तो आप बताओगे नेपोलिक सिविल कोड ये होता है। अल्टीमेटली किसी भी चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, तो नेपोलिक सिविल कोड के होने की वजह से अल्टीमेटली जो नुकसान हुए वो उधर लिख के, वो नेपोलिक सिविल कोड का पार्ट नहीं थे। जैसे मान के चलो, अगर मैं कहने लगूं कि भाई साहब हमारे देश में जीएसटी सिस्टम है, तो जीएसटी सिस्टम कौन सा है? ये। लेकिन जीएसटी सिस्टम के कुछ नुकसान भी तो होंगे, वो ये होंगे। तो नुकसान सिस्टम के अंदर थोड़ी लिखे रहते हैं, नहीं, अल्टीमेटली पता लगता है कि इसमें ये कमियां हैं, तो ये हमें बाद में पता लगी। ठीक है, एक बार रिपीट कर दो मेरे साथ। हिस्ट्री का मजा यही है, जितना तुम साथ साथ बोल लोगे ना और जितना फैब्रिकेट कर लोगे आंसर को, उतना तुम्हारे लिए बढ़िया। नेपोलिक सिविल कोड कब आया? 1804। तीन चीजें शुरू, तीन चीजें खत्म। कोई सी भी तीन चीज जो खत्म हुई सोच लो। मैनोरियल ड्यू खत्म हो गए, सर्फडम खत्म हो गए, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गए, बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस खत्म हो गई आपकी, ये सारी चीजें खत्म हो गई। इंप्रूव क्या हुआ? कम्युनिकेशन इंप्रूव, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव, बर्थ बेस आपके जो आपके राइट टू प्रॉपर्टी था शुरू हो गया, और इक्वालिटी बिफोर लॉ शुरू हो गया। सिंपल, तीन चार बातें खत्म, तीन चार बातें शुरू, 6-7 पॉइंट बन जाएंगे, लॉन्ग आंसर तैयार, कोई समस्या नहीं है। चलो, अगर नेपोलियन सिविल कोड जो होती है 1804 में आती है और इतने सारे बेनिफिट और इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म फ्रांस को देती है, तो हमें ये तो सोचना पड़ेगा, जब किसी सिक्के के दो कॉइन होते हैं, किसी के कुछ फायदे होते हैं तो सिस्टम के कुछ नुकसान भी होते होंगे, अल्टीमेटली बिल्कुल होते हैं। तो हमने देखा नेपोलिक सिविल कोड के हमें कुछ नुकसान भी देखने को मिले, लेकिन बाद में। अगर आपसे कोई ये पूछे कि नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कौन से थे, इनकी बात करोगे। अगर कोई तुमसे पूछे कि नेपोलिक रूल के फायदे क्या हुए, तो इनकी बात करोगे। अगर तुम पूछे कि नेपोलिक रूल से क्या लोग खुश थे, तो आप बताओगे नहीं, आप बताओगे कि नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए थे, ये वाले सारे लिखोगे, इससे लोग खुश थे। लेकिन लोगों को लेटर ऑन पता लगा, बाद में पता लगा कि इस रिफॉर्म के कुछ नुकसान भी हैं, जिसकी वजह से आप अल्टीमेटली बोलोगे कि लोगों के रिएक्शन मिक्स थे। उन्हें कुछ फायदे हुए थे, लेकिन उन्हें कुछ बाद में नुकसान भी देखने को मिले थे। क्या नुकसान देखने को मिले थे भाई? पॉलिटिकल फ्रीडम वॉज एंडेड, खत्म हो गई। तो क्या खत्म हो गई? पॉलिटिकल फ्रीडम। भाई अब तक हमने देखा था नेशनल असेंबली थी, नेपोलियन से पहले एक्टिव सिटीजन्स होते थे उसमें, मतलब वोटिंग राइट का कोई सिस्टम होता होगा, लोगों के पास कुछ सिविल लिबर्टीज होती होंगी, राइट्स होते होंगे। लेकिन अगर देश में समहाउ मोनार्क जैसी सिचुएशन बन चुकी है, हालांकि नेपोलियन ने खुद को मोनार्क कभी बोला नहीं, लेकिन समहाउ मोनार्क जैसी सिचुएशन बन चुकी है, वोटिंग राइट का तो सिस्टम नहीं है, तो आपका लीडर तो पहले से तय हो चुका है कि नेपोलियन ही रहने वाला है। ऐसे में पॉलिटिकल फ्रीडम जैसी चीज तो देश में खत्म होनी है, तो तुम कह दो डेमोक्रेसी एंड हो गई, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड हो गई, एक बात है। ठीक है, नुकसान था पहला, इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स आपका इंक्रीज हो गया। भाई नेपोलियन आपको पता है लगातार फ्रांस से बाहर हमले कर रहा था, जो आपकी नेशनल असेंबली ने भी बोला था कि ये सारे रिफॉर्म बाकी के देशों में लेके जाओ, नेपोलियन लेके जा रहा था, उनको हराता था, वहां पे इन रिफॉर्म को इंप्लीमेंट करता था। तो अगर लगातार हम वॉर में है कोई भी देश, तो उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसको आदमियों की जरूरत पड़ेगी। पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा आपका टैक्स लगा के लोगों पे। तो इसने भाई साहब टैक्स भी बढ़ा दिया, तो लोगों को जाहिर बात है नुकसान होने वाला है। फोर्स रिक्रूटमेंट इनटू द आर्मी, इसको कॉन्स्क्रिप्शन भी बोलते हैं, रिक्रूटमेंट भी बोलते हैं। किताब में कॉन्स्क्रिप्शन वर्ड दे रखा है, कॉन्स्क्रिप्शन करके लिखा आता है। तो फोर्स रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती आर्मी के अंदर लोगों को भर्ती करना भी इसने चालू कर दिया। और लास्ट होती है सेंसरशिप। सेंसरशिप भी यहाँ पे आ जाती है, सेंसरशिप भी यहाँ पे बढ़ जाती है। सेंसरशिप क्या होती है? अगर सरकार या गवर्नमेंट इस बात की कोशिश करे कि मेरे खिलाफ भाई कोई कुछ बोले ना, मेरे खिलाफ कोई कुछ लिखे ना, मेरे खिलाफ अखबार में कोई बात ना है, मेरे खिलाफ कोई म्यूजिक ना बना दे, मेरे खिलाफ कोई कविता ना लिख दे। क्यों? अगर ऐसा लिखेंगे तो लोग भड़क जाएंगे, लोगों को लगेगा यार कविता जो है इसके हिसाब से तो राजा बहुत गलत है, तो राजा के खिलाफ रेवोल्यूशन हो सकती है। तो हमेशा हर राजा ऐसी इंफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश करता है कि मेरे खिलाफ इंफॉर्मेशन मीडिया में आए, ना अखबार में आए, ना न्यूज़ में आए, ना आपके गानों में आए, ना कविताओं में आए, ना प्लेज में आए, ना मूवीज में आए, ना कोई डांस फॉर्म में हो, ना लोग मेरे खिलाफ बात करें। ऐसी इंफॉर्मेशन को जब रोकते हैं तो उसे सेंसरशिप कहते हैं। मतलब जैसे मान के चलो सरकार को पता लगे, आज हमारी गवर्नमेंट को पता लगे कि आज के अखबार में तो हमारा कोई स्कैम है और उस स्कैम का खुलासा होने वाला है,
या न्यूज में आज एक ऑपरेशन आने वाला है कि भाई इस चीफ मिनिस्टर ने ऐसे ऐसे गलत काम किया, तो सरकार पहले क्या करेगी, उस न्यूज रिपोर्टर के घर पे हमला करवा देगी, घर पे छापा लगवा देगी या कुछ करवा देगी। समहाउ इस चीज को सेंसरशिप कहते हैं, ताकि वो न्यूज बाहर ना आए। तो ऐसे ही नेपोलियन ने करना चालू किया कि भाई इसके खिलाफ जो भी चीजें छापेगा, काम करेगा, उसके लिए चीजें बेहतर तरीके से नहीं हो पाएंगी। राजा भाई कुछ भी कर सकता है, आप तो डेमोक्रेसी में हम इतना काम कर लेते हैं, तुम देखते हो चारों तरफ क्या हो रहा है। लेकिन यहां पे तो भाई साहब सेंसरशिप राजा के दौर में आ ही चुकी थी, इसे कहते हैं सेंसरशिप। रिपीट कर लो 4 बात फिर से। क्या? एक तो हमला कर रहा है वो सबके ऊपर, तो टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, आदमी की उसको जरूरत पड़ेगी, सेंसरशिप उसने लगा दी है, और साथ के साथ भाई साहब देश के अंदर पॉलिटिकल फ्रीडम भी आपकी खत्म हो चुकी है। सिंपल बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर तुम मुझसे ये कहो कि भैया जब आपने चैप्टर शुरू करा था तब तो आप ये कहते कि भाई पूरे यूरोप में नेशनलिज्म आएगा, सेम कल्चर वाले लोग आ जाएंगे, वो बोलेंगे अपने को देश फॉर्म करना है, वो बात तो कहीं से आई नहीं रही है। तो बिल्कुल सही बात है, वो कहीं से नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने देखा बैकग्राउंड अभी कि भाई सारा यूरोप या फिर सारी फ्रांस पहले था कैसा, उसके बाद देखेंगे वो नेशनलिज्म का आइडिया आया ही कहां से। चैप्टर का जो हमारा मेन थीम है वो जानना है कि नेशनलिज्म शुरू कैसे हुआ। राइज, नाम में क्या लिखा है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हमें जानना पड़ेगा पहले जब नेशनलिज्म नहीं था तब कैसा था, वो वाले फेज की बात कर ली। अब जानेंगे कि नेशनलिज्म आया कैसे, और फिर देखेंगे वो राइज कैसे हुआ। राइज होते वो कैसे कैसे नेशन फॉर्म करना शुरू कर देगा, फ्रांस को कैसे फ्रांस बना देगा, जहां जर्मन बोलने वाले लोग हैं वहां जर्मनी बना देगा। ये सब बात अब करेंगे। चलो तो क्लासेस इन यूरोप, तो नेपोलियन की बात हमने कर ली। लेकिन नेपोलियन के दौर में भी या फिर पूरे के पूरे यूरोप में उस टाइम में जब हम बात कर रहे हैं 18वीं सेंचुरी की शुरुआत की, तो पूरे के पूरे यूरोप में केवल 2 तरह के लोग थे। अपने आसपास देखो जरा, है ना, मजा इसी बात का है, जब तुम हिस्ट्री, पॉलिटिकल या फिर ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तो आसपास की चीजों से रिलेट कर पाओगे। जब तुम अपने आसपास देखते हो तो तुम ऐसा देखने को मिलता है कि भाई एक तो बहुत बड़ा सेक्शन है जो रिच है, बहुत रिच है, एक ऐसा सेक्शन जो बहुत ज्यादा गरीब है, मतलब मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपना, है ना, बहुत अपना गरीब तबका है। लेकिन अधिकतर जैसे हम सब लोग हैं, आप सब लोग पढ़ रहे हो, हम सब लोग हैं, वो सब मिडिल क्लास से आते हैं, मतलब ना बहुत ज्यादा रिच है ना बहुत ज्यादा पुअर है। तो किसी भी सोसाइटी में हमें 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं, रिच, मिडिल क्लास और पुअर। लेकिन हम देखते हैं ये जो 18वीं सेंचुरी का या फिर 19वीं सेंचुरी बोलते हैं इसको, 19th आ चुकी है अब तो, का जो यूरोप था, इसके अंदर केवल 2 ही सेक्शन होते थे। कौन से? एक तो बहुत ज्यादा रिच और एक बहुत ज्यादा पुअर। देखो जो रिच वाली क्लास है इसको तो बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। कायदे में तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है, या एरिस्टोक्रेट्स का मतलब होता है वो लोग जो नोबल्स हैं, बड़ी बड़ी लैंड ओन करते हैं, है ना, राजा से जुड़े हुए हैं, राजा की फैमिली के लोग होते हैं, वो सब एरिस्टोक्रेट्स होते हैं। तो 2 ही लोग हैं जो भाई साहब एक्सट्रीम रिच हैं, ठीक है, यूनाइटेड बाय कॉमन लाइफस्टाइल। तो जो भी सारे के सारे एरिस्टोक्रेट थे, नोबल होते थे, लैंड ओन करते थे, फ्यूडल्स होते थे, मेनोर होते थे, वो सब के सब रिच होते थे। दूसरा उनका क्या फीचर है, वो सब कॉमन लाइफस्टाइल को फॉलो करते थे, मतलब सबके सब एक जैसे कपड़े पहनेंगे। अब एक जैसे कपड़े का मतलब नहीं कि इसने नीली शर्ट पहने तो वो भी नीली शर्ट पहन के घूमेगा, नहीं, कपड़ों का तरीका। जैसे तुमने देखा है, तुम्हें अगर याद हो पहले फिल्में आती थी तो जो जज बैठता था वो जज कैसे बैठता था, उसके तुमने देखा सफेद सफेद से बाल यहाँ तक लटके होते थे, काला सा गाउन वैसे पहनेगा, ऐसे करके बैठेगा, ना, ऑर्डर ऑर्डर करके सिस्टम होता था। तो इसे कहते हैं लाइफस्टाइल जैसा होता था, मतलब सब बढ़िया पैलेस में, कैसल्स में रह रहे होंगे, है ना, ऐसे ड्रेस होंगे। तुमने देखा होगा एक बार सर्टेन तरह के हेयर स्टाइल होते थे पहले, आपकी जो पुरानी तुम फोटोज देखोगे रानियों के, ऐसे बाल घूमे हैं, अलग तरह के शेप्स हैं। आम आदमी से थोड़ी रहता है, उसके 2 बाल इधर उधर पड़े होंगे, छोटी वोटी बना के रहेगा। तो आमतौर पे जितने भी एरिस्टोक्रेट्स होते थे उनका लाइफस्टाइल कॉमन होता था, बढ़िया कपड़े, बढ़िया गाड़ी तो उस टाइम पे अगर मुझे नहीं पता होती होगी, मतलब सब कुछ बढ़िया, गाड़ी बढ़िया, घर बढ़िया, पेट्स बढ़िया, कपड़े बढ़िया, सब कुछ वाला सिस्टम कॉमन, एक जैसा लाइफस्टाइल, रिच, स्पोक फ्रेंच। अब जो एरिस्टोक्रेट है वो चाहे फ्रांस का हो, भाई फ्रांस में भी नोबल्स होंगे, इटली हो, इटली में भी नोबल्स होंगे, जर्मनी हो, जर्मनी में भी नोबल्स होंगे, एरिस्टोक्रेट्स होंगे, वो सब डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से सब के सब लोग फ्रेंच बोलते थे। लगता है ना एक चीजें होती है एलिगेंट होती हैं, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार 4, मतलब तुम्हारी क्लास में देखो 50 बच्चे बैठे हैं और एक बच्चे फ्लुएंट से इंग्लिश बोलता हो, बहुत बढ़िया एकदम शशि थरूर टाइप ढंके ढंके से वर्ड निकाल के लाता हो, तो एक मतलब होता है क्लास में एकदम ऑरा हो रही है, बिल्कुल हाँ बहुत बड़ी इंग्लिश बोलता है, ये सब में उसकी एकदम जान पहचान बड़ी हो जाती है। ऑन द अदर हैंड एक आदमी ऐसा है, एक बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है, बेसिक सी हिंदी बोलता है, तो लगता है ना कि हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता कोई, है ना, इस बात को दिमाग से निकाल दो, लेकिन इंप्रेशन दुनिया का क्या है कि जो इंग्लिश बोलता है वो समझदार होता है, जो हिंदी बोलता है, रीजनल लैंग्वेज बोलता है, वो आपका एवरेज बच्चा होता है। यही परसेप्शन यहाँ पे था कि भाई जो फ्रेंच बोलता है, पढ़ा लिखा समझदार आदमी, तो सबके सब लोग। और फ्रांस में तुम देखो उस टाइम पे बहुत ज्यादा फ्रांस की बातें मानी जाती थी, फ्रांस को एज ए सिंबल ऑफ पावर देखा जाता था। तो डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से सबके सब लोग फ्रेंच बोलते थे। कौन? एरिस्टोक्रेट्स वर कनेक्टेड विद द टाइज ऑफ मैरिज।
दूसरी बात, अब ये जो एरिस्टोक्रेट है शादी भी आपस में करते थे। इटली का एरिस्टोक्रेट हो, जर्मनी का एरिस्टोक्रेट हो, जर्मनी के 2 एरिस्टोक्रेट हो, आपस में शादी, ताकि आपस में जो वेल्थ है वो आपस में बटी रहे। अभी मान के चलो अंबानी शादी कर रहा है, तो अंबानी भाई किसी यहाँ पे आकर तुम्हारे कॉलोनी के रमेश से थोड़ी शादी करेगा, वो किससे शादी करेगा? ऐसे किसी इंडस्ट्री से शादी करेगा। अफ्रीका का इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, इंडिया का इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, आपस में शादी करते हैं फैमिली कनेक्शन बना के रखने के लिए, वेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए, बिजनेस के डिसीजन लेने के लिए। तो ऐसे ही आपस में इनकी शादी भी सेम ही फैमिली में, सेम ही मैरिज में, सॉरी सेम ही एरिस्टोक्रेट फैमिली में हुआ करती थी। बाकी न्यूमेरिकली स्मॉल थे, मतलब जो रिच लोग थे वो तादाद में, नंबर में कम थे। भाई अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 2-3 लोग रिच होते थे। अब सब अगर रिच हो जाएंगे तो फिर वो रिच थोड़ी हुए, फिर तो वो सेम ही बात हो गई। तो क्या बात करी भाई, यूरोप के अंदर केवल 2 क्लासेस होती थी, एक तो होते थे एरिस्टोक्रेट्स, एक होते थे पीजेंट। एरिस्टोक्रेट के हमने 2-3 फीचर देख लिए। क्या? कॉमन लाइफस्टाइल होता था, सबके सब लोग फ्रेंच बोलते थे, टाइज ऑफ मैरिज से जुड़े हुए होते थे, न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप होता था और एक्सट्रीमली वेल्थी और रिच होते थे। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पीजेंट, पहली बात तो न्यूमेरिकली लार्ज ग्रुप, न्यूमेरिकली लार्ज ग्रुप। किसी भी देश में जो गरीब होते हैं ज्यादा ही होते हैं है ना? तो किसी भी देश में जो गरीब होंगे नंबर में तो ज्यादा ही होंगे, तभी तो वो गरीब हैं। चलो गरीब हैं तो ठीक है, आगे देखो। उसके बाद कौन कौन उसमें शामिल होते हैं? पीजेंट होते थे, किसान होते थे। सर्फ्स आपको बताए थे कौन होते थे? गुलाम, ठीक है जी। और टेनेट्स जो किराए पे आपकी खेती करते थे, मजदूरी करते थे, उनको टेनेट्स करके बुलाया करते थे। तो कुल मिला के कौन हो गया? पीजेंट्स और एरिस्टोक्रेट। अब मुझे बताओ, ये तुम्हारा यूरोप है, यही बस दिमाग की बात है। अब यूरोप के अंदर अगर मैं तुमसे बोल दूं, एक तरफ तो ऐसी क्लास है जो बहुत ज्यादा रिच है, कौन है? एरिस्टोक्रेसी। और एक तरफ है जो क्लास एक्सट्रीमली पुअर है, कौन है? पीजेंट्स। इन दोनों में से किसी को भी नेशन से क्या फर्क पड़ेगा? सेम कल्चर का एक देश बना लो। एरिस्टोक्रेट्स की तो जिंदगी मजे की चल रही है, उसको क्या जरूरत पड़ी है कि सेम कल्चर के नाम पे देश बना दो? महलों में रह रहे हैं, बढ़िया खा पी रहे हैं, मौज चल रहा है। पुअर के पास, पीजेंट के पास, मुझे बताओ क्या इतनी फुर्सत है कि वो रोटी कपड़े मकान की चिंता छोड़ के कहे कि मुझे मूवमेंट करने हैं, राजा से मैं लड़ूंगा, है ना, कुछ क्रांति करूंगा? उसे भी क्या जरूरत पड़ी है? उसको अपने डेली का जो काम है वही उसे पूरा नहीं पड़ रहा। तो इसको भाई साहब जरूरत नहीं है और इसके पास फुर्सत नहीं है, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं यूरोप के अंदर जो सिस्टम चल रहा था सालों से सदियों से चलता आ रहा था, ठीक। लेकिन क्या अंतर हुआ? हमने देखा भाई साहब, या तो बोल दो इसको 17वीं सेंचुरी या बोल दो 18वीं सेंचुरी। ब्रिटेन में तो 17वीं सेंचुरी में काम हो गया था ये, बाकियों में 18वीं सेंचुरी तक बात आपके पहुंची थी, है ना। इवेंचुअली अगर 16 में बोलोगे तो भी बहुत ज्यादा गलत बात नहीं है। हमने देखा इन दोनों के बीच में एक नया सेक्शन निकल के सामने आता है। कौन सा सेक्शन है भाई साहब? वो मिडिल क्लास। ऐसा क्या हो गया? मिडिल क्लास कैसे निकल के सामने आ गई? देखो आगे बढ़ते हैं, अभी पता लगेगा मिडिल क्लास कैसे निकल के सामने आती है। हमने देखा भाई, जब तक रिसोर्सेज पैदा करते हैं, रिसोर्सेज पैदा करने के मीन्स तुम्हारे क्या होते हैं? अगर मैं तुमसे कह दूं रिसोर्सेज क्या होते हैं, कपड़ा हो गया, रोटी हो गया, ब्रेड हो गया, है ना, बेंच हो गई, फोन हो गया, टीवी हो गई, सारी चीज पैदा होती है। तो आमतौर पर भी आप देखते होंगे कि सारी की सारी चीज फैक्ट्रीज में पैदा होती है, ठीक है। आमतौर पर सब फैक्ट्री में पैदा होता है। इवन अगर तुम गेहूं भी पैदा करते हो तो आटा बनाने के लिए वो फैक्ट्री में जाता है। लेकिन अगर मैं इन मशीनों को इस दुनिया से हटा दूं तो पैदा करने के लिए सिर्फ तुम्हारे पास एक ही तो मीन्स है, क्या? जमीन। सेब होगा, जमीन से पैदा होगा। कपड़ा होगा तो कॉटन जमीन से पैदा होगी, फिर हाथ से चरखा चलाओगे फिर बनेगी, है ना। गेहूं पैदा होगा तो जमीन से पैदा होगा, चक्की चलाओगे हाथ से तब तक आटा बनेगा। तो आमतौर पर पहले जो लैंड होती थी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। लेकिन हमने देखा जो बीच वाला फेज था 17वीं सेंचुरी वाला, उसमें इनोवेशन ज्यादा होने लगी, साइंटिस्ट ज्यादा आ गए और हमने देखा धीरे धीरे हमने मशीनों को इन्वेंट करना शुरू कर दिया। और उन मशीनों के इन्वेंशन के साथ ही दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बाढ़ आ जाती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बननी शुरू होती है, मशीन बननी शुरू हो जाती है, चीजें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। इस वजह से हम देख पाते हैं कि भाई साहब इस फेज को इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। और यही इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा जो आगे चल के इसमें काम करने के लिए लोगों को लेकर आएगा। टाउन्स बनेंगे, शहर बनेंगे, और इस शहर बनने की वजह से वहां पे एक नए प्रोफेशनल बन के सामने आएंगे। जो प्रोफेशनल हो गए, इंजीनियर हो गए आपके, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए आपके, बिजनेसमैन हो गए आपके, लॉयर्स हो गए आपके, नए नए प्रोफेशन आएंगे। वरना पहले एक लैंड होल्डर होता था जिसके पास जमीन है, और एक पीजेंट होता था, किसान होता था, मजदूर होता था जो उस पर खेती करता था। एक की जमीन, एक खेती करने वाला। अब बीच में एक सेक्शन आ गया जो जॉब करता है, और ये जो जॉब करने वाला सेक्शन है, अब तुम इसको देखो, इसके पास इनफ पैसा भी है, लेकिन साथ के साथ इसको ये भी लगता रहता है ये जो फ्यूडल्स हैं यार, ये जो नोबल्स है ना भाई, इनके पास बहुत पावर है
और इन्होंने अनलिमिटेड पावर एक्सेस कर रखी है और उनको बर्थ बेस सब कुछ मिल रहा है, हमको भी तो मिलना चाहिए। तो हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहां पे सेम कल्चर वाले लोग रहेंगे और सब बराबर होंगे, सबके पास कुछ पॉलिटिकल राइट होंगे, सबके पास कुछ इकोनॉमिक राइट होंगे, और नेशनलिज्म लेके आएंगे, और नेशनलिज्म नहीं लिबरल नेशनलिज्म लेके आएंगे। ये सीन लेके आएंगे। कौन सा सेक्शन? मिडिल क्लास। मल्टीपल बार आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि यूरोप में अगर किसी को क्रेडिट तुम देना चाहो कि नेशनलिज्म लाने का या लिबरल नेशनलिज्म लाने का, तो वो कौन थे? तो वो प्रोफेशनल्स थे, तो वो मिडिल क्लास थी। ठीक है जी, तो आज की बात कर लेते हैं इतनी ही, और इसके बाद किस तरह से मिडिल क्लास एक पूरा मूवमेंट खड़ा कर दिया था यूरोप के अंदर, उसकी बात करेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और शेयर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।